हेलो बेड़ू लोग, तो आज आपके सामने लेके आया है अपन सुपर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के बाद पूरे 11-12 के फिजिक्स में ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि आपको इंटीग्रेशन का फील नहीं आ रहा है। इस वीडियो के अंदर पूरा फील दिलाऊंगा यार, अंत तक दिखते जाइएगा मेरे साथ। तो मैं देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। तो भैया इंटीग्रेशन है क्या चीज़? इंटीग्रेशन सिंपली मीन्स जोड़ना। कई बार क्या होता है कि हमें एक फिजिकल क्वांटिटी छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए पता होता है, तो हमें पूरे के लिए निकालने कैसे, पूरे के निकालने के लिए हम उसको लिमिट में इंटीग्रेट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है यार। तो आगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जोड़ते हैं कैसे, जोड़ने का टेक्निक क्या है, जोड़ा कैसे जाता है। उसके बाद बताऊंगा कि हम जोड़ते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है कि हम अगर इंटीग्रेट कर दें तो वो जोड़ना कहलाता है। ठीक है, तो भैया अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। पूरी फील आने वाली है, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। कहीं भी टफ वर्ड का यूज़ मैं नहीं करूँगा, मैं फुल देसी स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा यार। तो पहला बात तो कि इंटीग्रेशन है क्या चीज़, मैं अगर बताऊँ, अगर मैंने पहले एक डिफरेंस का वीडियो देखा होगा, कोई डिफरेंशिएशन का, तो उसको पता चला होगा कि हम अगर कोई कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है उसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में तोड़े हैं तो स्मॉल एफ एक्स फंक्शन आता था। कैपिटल एफ स्मॉल एफ इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये बड़ा फंक्शन, इसको तोड़े तो ये आया। ठीक है, अब मैं इधर से देखूँ तो एफ एक्स को डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा तो छोटे छोटे कैपिटल एफ को जोड़ूंगा तो एक बड़ा एफ आ जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स बराबर उल्टा हो गया यार। प्लस यहाँ पे हम कांस्टेंट भी लगाते हैं। अब कांस्टेंट क्यों लगाते हैं वो मैं बताऊंगा। मतलब कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उल्टा आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर एफ एक्स प्लस 1 है उसको भी डिफ्रेंशिएट करो तो ये आना चाहिए। एफ एक्स प्लस 2 है फिर उसको भी डिफ्रेंशिएट करो तो ये आना चाहिए। इसका मतलब इधर अगर कांस्टेंट टर्म जुड़ जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें कांस्टेंट टर्म इसीलिए जोड़ते हैं कि कहीं भी ये थ्योरी गलत ना हो कि ये डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है यार। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आगे इसके फॉर्मूलेज़ के बारे में बात करूँ कि इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा क्या है, हम कौन से फॉर्मूलेज़ यूज़ करते हैं इंटीग्रेट करने से पहले। तो मैं बताना चाहूँगा शॉर्ट्स में कि अगर कोई फंक्शन है एक्स एन, उसको अगर इंटीग्रेट करो तो एक्स का पावर एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एन। तो एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट फिर बता रहा हूँ कि इसलिए लगा रहे हैं कि मैं अगर इधर क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो तो ये आएगा, प्लस 1 को भी डिफ्रेंशिएट करोगे फिर भी ये आएगा। तो इसका मतलब प्लस कांस्टेंट इसीलिए भी लगाना ज़रूरी है कि कहीं पे हमारी थ्योरी फंसनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं और आगे इसके फॉर्मूलेज़ के बारे में बात करूँ तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टा क्या होगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स होगा, उधर कॉस एक्स होता था। तो सिमिलरली कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होगा यार। सिमिलरली सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस कांस्टेंट होगा यार। सिमिलरली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स होगा यार, कांस्टेंट आप लगा लीजिएगा। सिमिलरली कसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस ऑफ कॉट एक्स होगा यार। माइनस होगा, वहाँ पे इसका उल्टा हो रहा था, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो ये आ रहा था, तो यहाँ पे हो गया उल्टा। अब यहाँ पे कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स का आएगा माइनस ऑफ कसेक एक्स प्लस कांस्टेंट आप जोड़ते जाइए। ठीक है, तो ये तो बेसिक से फॉर्मूले हैं और मैं कुछ फार्मूले में क्लियर करने की कोशिश करूं तो मैं क्या है कि ए भी लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैं सिंपली क्या करता हूं कि फंक्शन के माध्यम से समझाता हूं। अगर साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आप बताइएगा इसका
आंसर क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस माइनस ऑफ कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। तो मैं इसलिए ऐसा इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। वहीं पे ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते, वहाँ पे यूवी फॉर्मूले हमको यूज़ करने पड़ेंगे, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। अब मैं बताऊँ कि इंटीग्रेशन के मेथड के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो जो पहला मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं सब्स्टिट्यूशन की इसके एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि हम होता क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी उसके अंदर, जैसे यहाँ पे सवाल दिया है cos 4x ऑफ dx, तो cos 4x dx तो हमें पता नहीं है, लेकिन cos x का पता है, तो हम 4x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। अब इधर दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx बराबर 4 आ जाएगा, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4 dx आ जाएगा। ठीक है, अब अगले बार से आपको क्लियर रहना है कि हम दोनों साइड एक साथ करेंगे। जैसे dt बराबर dx 4x वह t बराबर 4x स्क्वायर होता, तो dt बराबर क्या होता 4, इसको 2 से भरो तो 8x स्क्वायर dx। ठीक है, 8x dx क्योंकि इधर आ जाता है 8x dx हो जाता, वहीं tx बराबर 4x क्यूब होता, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 x स्क्वायर dx। ये मैं दोनों साइड को एक साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका स्पीड बढ़ते जाता है, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। तो हमको प्रैक्टिस में ही ये सब चीज़ें आगे से लेके चलनी है ताकि वहाँ पे और एक्यूरेसी और रफ्तार पकड़े हम। ठीक है, तो यहाँ पे dt बराबर 4 dx आ गया। अब dx की जगह हम dt बाई 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/4 बाहर आ गया, cos t dt, तो यहाँ पे इसका उत्तर आया 1/4 ऑफ साइन t प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये तो cos ax है, मान के चलते हैं 4 कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो नीचे देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, तो मैं सिमिलरली अगर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करूं कि अगर f ax से dx को हम इंटीग्रेट करें यार, तो सिंपली कैपिटल F ax अपॉन a आएगा। अगर ax प्लस b भी हो तो फिर भी इसको t लेंगे तो b तो 0 हो जाएगा, तो फिर भी यहाँ पे b आएगा, नीचे 1/b इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो t बराबर लेंगे तो उसका डिफरेंट डेरिवेटिव 0 हो जाता है यार, क्योंकि b कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी। अब मैं इसमें कुछ सवाल बनवाऊँ आपसे, कुछ सवाल आप सोचिएगा और बनाइएगा। जैसे मैं कोई सा अभी इजी एग्जांपल ले लेता हूँ कि भैया कोई ऐसा है 2x है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ऐसा कोई भी सवाल है। एक और सवाल ले लेते हैं 2x अंडर रूट मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही ले लो, dx ले लो। ठीक है, दोनों सवाल आ गए, आप ट्राई करें, उसके बाद एक बार वीडियो रोक के ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो मैं यहाँ पे लिखूँ t बराबर क्या लूँगा, t बराबर, ध्यान से सुनो, t बराबर क्या लूँ इसके अंदर, तो मैं t बराबर ऐसा चीज़ लूँगा जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे बैठा हो, तो t बराबर ये ले लूँ, तो dt क्या आ गया 2x आ गया, 1 का तो 0 हो गया, तो 2x dx बचा है, तो t बराबर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो dt बराबर अंडर रूट नहीं लूँगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं बैठा है यार। ठीक है, तो dt बराबर 2x dx आ गया, 2x dx को सब्स्टिट्यूट कर दो तो अंडर रूट t dt। अब t की पावर हाफ है तो t की पावर हाफ प्लस 1 3/2, तो 2/3 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी t बराबर ये ले लूँगा तो ऊपर dt बैठा हुआ है, तो dt बराबर लिख सकते हैं 2x dx। यहाँ पे सिंपली लिखूँ मैं dt अपॉन t, तो log t, और t के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर। ऐसे बल्क ऑफ क्वेश्चन मैं PDF बना के
आपको गूगल ड्राइव में देने वाला हूँ, लिंक नीचे पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा यार। अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी पोस्ट करूँगा, और जहाँ भी आपको डाउट आए, जो भी सवाल में डाउट आए, उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो के शुरुआत में आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके बता सकूँ यार। तो भैया मोटिव क्या है? मोटिव बेसिकली ये है कि आपको जेई के तरफ और नीट के तरफ आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें भैया, एक बार वीडियो देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। मतलब रिवीजन भी आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही करना है। अगर मेरे से पूछे कि भैया मेरे को जेई नीट निकालना है तो अब मैं क्या करूं, तो मैं बोलूँगा कि आप उसका वीडियो लेक्चर देख लें और उस पर प्रैक्टिस करें। उसके नोट्स ज़्यादा, एक बार केवल नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद बार बार नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका फिजिक्स इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन है क्या चीज़। अब फील लेने वाली बात आ गई कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन होता क्यों है, इंटीग्रेशन फिजिक्स में हम क्यों करते हैं, वो अब बताने की ज़रूरत आप पड़ी है। मैं मान लेता हूँ फंक्शन एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना। कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ मैं, y बराबर fx ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ इसके अंदर, a और b। a पे जो वैल्यू आएगा फंक्शन का fa आएगा, b पे जो वैल्यू आएगा वो fb आएगा। अब क्या करूँ? अब मुझे अगर कोई पूछे कि इसके जो एरिया अंडर द कर्व है वो निकालो, तो मैं कैसे निकालूं? ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं या रोम्बस है नहीं कि मैं उसका a इंटू बी लगा दूं। ठीक है, तो करना क्या चाहिए? आप बताइए, आप करना क्या चाहिए? इसमें हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में? हम बेसिकली करते क्या हैं कि x पे जाके एक dx का छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं। dx इतना छोटा एक वर्टिकल स्ट्रिप है जिसका भी dx है। dx इतना छोटा है कि वो यहाँ पे कर्व ना लेकर हम उसको स्ट्रेट लाइन की तरह सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गया यार। ठीक है, अब अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गया तो हम इसका एरिया लिख सकते हैं। तो स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या लिखेंगे हम? ये x है, x पे जाके dx लिखे तो इसका वैल्यू fx हो जाएगा। इसका हाइट fx है और विड्थ dx है, तो dA बराबर fx dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। और इसका लिमिट क्या होगा? मैं यहाँ से x गया तो मुझे कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक लिमिट में इंटीग्रेट करना है, तो हमें इस पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये तो बेसिक सी बातें हैं, आपको समझना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब fx dx इज़ बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब मैं बताऊं कि ये मैं आखिरी में बताऊंगा कि पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी तो केवल यही याद रखिए। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कोई सवाल दिया है, मुझे कोई बोला है y बराबर फंक्शन दे दी रखा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, x बराबर 1 है। ये आप यहाँ पे इसका एरिया निकालो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, x पे जाके dx वर्टिकल स्ट्रिप सेम थिंग। अब वर्टिकल स्ट्रिप इतना छोटा है कि एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो स्मॉल एरिया क्या आ गया? स्मॉल एरिया आ गया x fx dx। अब पूरा एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक। fx क्या है? एक्स स्क्वायर dx 0 से लेके 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x³ / 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। अब ये लिमिट क्या चीज़ है ये मैं बता रहा हूँ। ये डेफिनिट इंटीग्रल का एक पार्ट है। हम इसको मैथ्स में एक चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है जेईई एडवांस के
के नज़रिए से देखें, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली डेफिनिट अगर ये एफ एक्स डी एक्स है, ये डेफिनिट है इनडेफिनिट है, तो अगर इसके अंदर लिमिट लगा दें तो ये डेफिनिट हो जाएगा। और कैपिटल एफ एक्स इसका जैसे मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स आ रहा है स्मॉल एफ एक्स का, तो हम सिंपली लिमिट यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और उसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। अभी के लिए तो आपको इतना ही जानने की ज़रूरत, ज़्यादा फॉर्मूले फिजिक्स में यूज़ होते नहीं हैं यार, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता। मैं तो सिंपली जो फिजिक्स में आपको उपयोग होने वाले हैं आगे वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कई बुकों में दिए होते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लगा कि कहीं कहीं पे एडवांस के सवाल में यूज़ हो जाता है, लेकिन हमें एडवांस के साथ साथ मेंस और नीट के नज़रिए से भी देखना है। तो जल्दी जल्दी वीडियो की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पे x³/3, अब एफ बी मतलब यहाँ पे x³/3 के जगह मैं 1/3 माइनस 0/3 लिखूँगा, तो 1/3 इज़ दी आंसर। मतलब इसका अंदर का जो एरिया है वो 1/3 है। ठीक है, अब मैं तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन था। मेरे को जो बताना है वो ये है कि आज के डेट में हर शेप मिलेगा, हर फंक्शन को शेप मिला, हमें उसका स्पेसिफिक एरिया पता नहीं, छोटे से एलिमेंट का एरिया पता है, तो पूरे के लिए कैसे निकालें, यही सोचने वाली बात है। अगर मुझे कोई बोले कि ये कोई सर्कल है भैया, इसका आप एरिया निकालो, ठीक है, रेडियस r है, सेंटर O है, इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इसका कुछ नहीं पता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि पेरीमीटर इंटू विड्थ बराबर एरिया होता है और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू विड्थ। ये बेसिक सी बात है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, हर जगह यूज़ आएगा। तो भैया मुझे अगर सर्कल का पेरीमीटर पता है, मुझे इसका एरिया पता नहीं है, तो मैं कैसे निकालूं। देखिए इंटीग्रेशन किस तरह से अपना जादू बिखेरता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली करूँगा क्या कि x पे जाके dx का एक छोटा सा रिंग लूँगा और dx एक बहुत छोटा सा रिंग है। ठीक है, बहुत छोटा विड्थ का एक रिंग है dx। तो मैं बता रहा था, अगर dx एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका विड्थ बहुत छोटा है dx, ठीक है, अब अगर मैं इसका एरिया लिख लूँ और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर इंटू विड्थ। तो मैं पेरीमीटर लिखूं तो पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो 2πx dx और इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। एक ध्यान रखने वाली बात है, जो 2πr dx है, x dx है, वो इस छोटे से रिंग का एरिया है, ये पूरे सर्कल का एरिया नहीं है, ये पूरा सॉलिड इतना एरिया नहीं है, केवल रिंग का एरिया है। उसको 0 से r तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, 2π कांस्टेंट है यार, x का क्या हो जाएगा, x² नीचे बाई 2 आ जाएगा और 0 से लेके r तक, तो 2 से 2 कट गया, पाई r² माइनस 0², तो पाई r² इज द आंसर। बिना डरे आसानी से एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आगे बात करूं कि कोई कोण है, मान के चलो कि कोई कोण है, इसका मुझे वॉल्यूम पता नहीं है। अब इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, रेडियस r है, हाइट h है, कैपिटल H है हाइट। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करें, तो मैं इसके अंदर एक एलिमेंट लूँगा और हमेशा एलिमेंट चूज़ करते हुए ये ध्यान रखने वाला बात है कि हमेशा एलिमेंट सिमेट्री में देख के चूज़ किया जाता है यार। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि x पे जाके x dx विड्थ का एक रिंग लूँगा। ठीक है, और ये dx बहुत छोटा है। ठीक, अब
इसका इस छोटे से ये जो रिंग नहीं है, ये बेसिकली एक सिलेंडर है जिसका जो हाइट है वो dx है, रेडियस x है, x नहीं है, रेडियस हमें निकालना पड़ेगा, सिमेट्री से मान लेते हैं रेडियस स्मॉल r है। तो मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिखूँ dv इस सिलेंडर का, तो क्या आएगा, एरिया इंटू विथ, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है और विथ क्या है, dx है। अब ये दोनों r और x अलग अलग वेरिएबल में हैं, तो हमें r को x के रेस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ से देखूँ सिमेट्री से, तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, तो r बाई आर बराबर x बाई कैपिटल H होगा। ठीक है, अब r के जगह मैं लिख सकता हूँ r बाई एच, तो यहाँ पे पाई x स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर dx इंटीग्रेट कर दूँ। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ से लिया हूँ तो 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करूँगा, तो r स्क्वायर बाई पाई 3x क्यूब बाई 3, तो 3h स्क्वायर, x क्यूब का वैल्यू लिखूँगा मैं h क्यूब, तो ये h से h कट गया, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h इज द आंसर। कितना आसान हो गया भैया, कितना आसान हो गया। सोचो तो वीडियो, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, कितना मुश्किल वॉल्यूम निकालते टाइम, हम पहले जब छोटे से सोचते थे वॉल्यूम आता कहाँ है, सब इंटीग्रेशन का कमाल है। ठीक है, अब मैं कुछ साइन कन्वेंशन, इस तरह के मैं बहुत सारे फिगर ऑलरेडी गूगल ड्राइव में इंसर्ट करने वाला हूँ, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भरपूर प्रैक्टिस कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर मैं कुछ साइन कन्वेंशन वाले टर्म के बारे में बताने की कोशिश करूं, अगर कोई सवाल दिया है भैया, कोई ऐसा फंक्शन है, सॉरी यहाँ से ही ले लेते हैं, साइन एक्स ही ले लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत का है। तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो मुझे अगर कोई किसी ने एरिया पूछा कि इसका अगर ये y बराबर साइन एक्स का कर्व है, अगर मुझे किसी ने एरिया पूछा तो मैं कैसे निकालूं, तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिखता हूँ 0 से लेके पाई तक, तो इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, माइनस कोस एक्स, 0 से लेके पाई, तो इसका वैल्यू आया 1, हाँ माइनस कोस एक्स, तो माइनस बाहर, तो -1 ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका जो एरिया है वो 2 होता है। अब अगर 0 से लेके मैं 2 पाई तक इंटीग्रेट करूँ तो उसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एरिया है, और सिमिलरली अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे हो तो वो नेगेटिव एरिया कैलकुलेट होता है यार, तो नीचे वाला एरिया ऑलरेडी माइनस होगा, तो ये जो टोटल एरिया है, अगर ये ऐसा रहता तब वो 4 देता है आंसर, लेकिन हम अगर यहाँ से 0 से 2 पाई लेंगे तो आंसर वो 0 देगा, मतलब पॉजिटिव एरिया है नेगेटिव एरिया कैंसिल आउट ईच अदर, मतलब और यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाते जाओ तो फिर 2 देता, तो इस तरह से सीरीज चलता जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन का जो साइन है वो डिटेक्ट करता है एरिया, अगर कर्व के नीचे है तो पॉजिटिव एरिया है, नेगेटिव एरिया है ऊपर है तो पॉजिटिव। अगर सिंपली मैं यहाँ पे मॉड भी लगा देता फिर भी 0 आता है यार, लेकिन हाँ अगर साइन एक्स मॉड लगाता तब 0 नहीं आता, क्योंकि ये जो नीचे वाला है ना ये ऊपर पहुँच जाता। ठीक है, इसी बहाने मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया कि भैया अगर इसके मोड में लगाएं तो फंक्शन का मिरर इमेज बन जाता है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा इंटीग्रेशन का फील लेके, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय वीडियो, आज के लिए इतना ही, टाटा।